दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास टू स्टेट्स। अब तक इसके 31 कड़ियों का वाचन मैं कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए इसके 32वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। जो लोग आपके बहुत करीब होते हैं वे ही आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने की ताकत भी रखते हैं। मुझे पापा के उस पत्र को फाड़कर फेंक देना था, लेकिन इसके बजाय मैंने उसे 3 बार पढ़ा। बेटे, मैं जानबूझकर तुम्हें प्यारे बेटे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हें अपना प्यारा बेटा कह सकता हूँ। जिस दिन तुमने अपने बाप की इज्जत करनी बंद कर दी, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वह दिन याद होगा। तब से आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं की है। मुझे पता चला है कि चेन्नई में एक लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मुझे पूरी बातें तो नहीं पता। मुझे तुम्हारी माँ की बातों से बस इतना ही पता चल सका है, जो कि वह अपने नकारा नाते रिश्तेदारों को बता रही थी। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना हमारा काम होना चाहिए था, तुम्हारा खुद का नहीं, क्योंकि तुम एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो जहां आगे चलकर तुम लो कैरेक्टर के इंसान बनने वाले हो। तुम्हारी माँ और उनके सगे संबंधियों से तुम्हें ऐसे संस्कार मिले हैं कि तुम्हें शायद यह पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम्हारी हरकतें कितनी घटिया और वाहियात हैं। लेकिन तुमने अपने इरादे मुझसे छुपाए। इससे तो यही पता चलता है कि कहीं न कहीं अपनी हरकतों के लिए तुम भी खुद को शर्मिंदा महसूस करते हो। बदनसीबी से तुम्हारा बाप। मैंने 10वीं बार अपनी सोने की पोजीशन बदली। मैं सो जाना चाहता था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। भूल जाओ, वे बस तुम्हें उकसाना चाहते हैं, मैंने एक बार फिर खुद से कहा। जल्दी से सो जाओ, अभी मैंने अपने आप को फटकारते हुए कहा। नींद के साथ एक विचित्र बात यह है कि आप जानबूझकर सो नहीं सकते। आपका दिमाग सभी तथ्यों को जानता है और वह बार बार आपके कान में फुसफुसाता रहता है कि देर हो चुकी है। महज 5 घंटे बाद तुम्हें फिर उठ जाना है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आपके दिमाग पर सोचने के लिए लाखों विकल्प भी हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे साफ आकाश में टिमटिमाते तारे, नुंगबक्कम फ्लावर शॉप के खूबसूरत फूल, अनन्या के घर में अगरबत्ती की महक, आपकी बेस्ट बर्थडे पार्टी। मनुष्य के दिमाग में कुछ सकारात्मक विचार हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जाने क्यों ऐसा होता है कि मात्र एक बुरा विचार उन सभी अच्छे विचारों को रफा दफा कर देता है। शायद हमारे दिमाग का मैकेनिज्म ही कुछ इस तरह का है, ताकि हम मौजूदा मुसीबतों पर ध्यान दें और केवल अच्छी अच्छी बातों में ही न खोए रहें। लेकिन इससे ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि अच्छी बातों और यादों की अपनी जगह है। और भला चिंता के मारे नींद गवा देने से भी क्या होगा। मेरे पिता ने जिस दिन की ओर इशारा किया था, उसकी यादें मेरे दिमाग में बार बार चक्कर काटती रहीं। जब मैं उन्हें अपने मैरिज प्लान के बारे में बताऊंगा, तब वे क्या ड्रामा करेंगे, मैंने सोचा। सो जाओ इडियट, महज 4 घंटे बाद तुम्हें फिर जाग जाना है, मेरे दिमाग ने मुझे झिड़कते हुए कहा। लेकिन मुझे चैन कहाँ। रात 2 बजे मैं बिस्तर से उठा और घर पर फ़ोन लगाया। हेलो। माँ की उन्नीदी आवाज़ सुनाई दी। सॉरी मॉम, मैं बोल रहा हूँ। क्रिस बेटा, सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज़ से घबराहट झलकने लगी थी। हाँ सब ठीक है मॉम, मैंने कहा। क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन किए? डैड ने एक लेटर भेजा है, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओह रियली? क्या लिखा है उन्होंने? कुछ खास नहीं, वे अनन्या के बारे में जानते हैं। तुम्हारी दोस्त? हाँ तो क्या हुआ? मॉम, वो मेरी केवल दोस्त ही नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओह क्रिस, अब इतनी रात गए वो रामायण फिर से मत शुरू करो। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, तुम चेन्नई में जो करना चाहो करो,
लेकिन उसे हम पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं उसे थोप नहीं रहा हूँ मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस लड़की को अपना साथी बनाना चाहा है। मैंने कहा, मेरी आवाज़ जरा तेज थी। चिल्लाओ मत। आई एम सॉरी मॉम। अगर इतनी ही जोर है तो अपने पिता पर चिल्लाओ। मैं तो उनसे बात ही नहीं करता। आप जानती हैं कि मैं उनकी कतई परवाह नहीं करता। फिर उस लेटर से इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं चुप रहा। हेलो? 5 सेकंड बाद माँ ने कहा, हाँ माम, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा, मेरी आवाज़ अब नर्म पड़ गई थी। तुम ठीक हो? मेरी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन मैंने माँ को यह जाहिर नहीं होने दिया। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ माम। मुझे पापा से इस तरह के बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, तो उस लेटर को फाड़कर फेंक दो। वैसे भी मैं यहाँ अनन्या के माता पिता को राज़ी करने के लिए जूझ रहा हूँ। यह बड़ा अजीब शहर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मुझे लगता हो कि मेरा स्वागत किया जा रहा हो। और आप कह रही हैं कि मैं आप पर किसी को थोपने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने कहा और खुद को रोक न पाया। मैं फ़ोन को कसकर पकड़े रहा और रो पड़ा। चुप हो जाओ क्रिस, रो मत, माँ ने कहा। मैंने खुद को संभाला और अपने बाएं पैर से फ्रिज खोला, उसमें से पानी की एक बोतल निकाली और पी गया। मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद मैंने कहा, लौट आओ। तुम अपनी ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लेने की अर्जी क्यों नहीं देते? मैं यहाँ केवल 6 महीने पहले ही आया हूँ मॉम। कह दो कि तुम्हें पारिवारिक समस्या है। कह दो कि मैं बीमार हूँ। मॉम प्लीज़, यदि नौकरी छोड़ने की नौबत आए तो छोड़ दो। हम दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। हमारे घर के पास ही कैनरा बैंक है। मॉम, मैं सिटी बैंक में हूँ। यह एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो हम कोई मल्टीनेशनल ढूंढ लेंगे। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम ट्रांसफ़र के लिए बात करोगे। काले कलूटे लोगों के उस शहर में फंसकर मत रह जाओ। मॉम, यहाँ सभी लोग बुरे नहीं हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यदि तुमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारे बॉस को एक लेटर लिख दूंगी। मैं उससे कहूंगी कि मैं बूढ़ी महिला हूं और आपको इंसानियत के नाते मेरे अनुरोध पर विचार करना होगा। मॉम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैंने कहा और उनके शब्दों के चयन पर मुस्कुरा दिया, जो कि भारत के सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से प्रेरित थे। ठीक है, तो तुम अर्जी दे देना। मैं दे दूंगा मॉम। पहले मुझे यहाँ कुछ काम पूरे करने हैं। मैं अपनी मंजिल के लगभग करीब पहुँच चुका हूँ, मैंने कहा। मेरा मन अब शांत हो चुका था। ओके, तो अब ठीक हो ना? उन्होंने कहा। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। गुड। और इन मद्रासियों की कोई फालतू बात बर्दाश्त मत करना। ऐसा हो तो पलटकर जवाब देना। ये लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। ओके मॉम। और उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मत होना। मॉम, उस मामले में तो अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने सोचा। गुड नाइट मॉम, मैंने कहा। आई लव यू। गुड नाइट, उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। मैं अपने बिस्तर पर लौट आया और उस लेटर को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। माँ से बात करने के बाद मैं थोड़ा हल्कापन महसूस कर रहा था और महज 5 मिनट में मुझे नींद आ गई। अगर दुनिया में माँ न हो तो क्या होता? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 32वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में। दोस्तों, आगे लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 33वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में। बाइक? अनन्या ने चहकते हुए कहा। मैं उसे ब्लैक यामाहा RX 100 से लेने आया था। बाला की बाइक है, मैंने कहा। अनन्या पिछली सीट पर बैठ गई। उसने मरून रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। अपने सफ़ेद दुपट्टे से उसने अपने सिर और चेहरे को ढांक रखा था। इस हुलिये में वह वीरप्पन की गैंग की कोई मेंबर लग रही थी। पौंडीचेरी चेन्नई से कोई 140 किलोमीटर दूर ईस्ट कोस्ट रोड या ECR पर बंगाल की खाड़ी की ओर है। फिशरमैन्स को इसी रास्ते पर चेन्नई सिटी से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम अभासलाई स्थित अनन्या के ऑफिस से चले। वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी और उसने साइड बोर्ड्स को मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही लैटिज ब्रिज रोड आया और शहर पीछे छूट गया, उसने साइड बार्स को छोड़कर
अपने हाथों को मेरे कंधे पर रख दिया। हमने ओल्ड महाबलीपुरम रोड पकड़ा, जो कि हमें सीधे ईसीआर पर ले जाता। बहुत खूबसूरत है, समुद्र को देखते ही मैंने कहा। मैंने तुम्हें कहा था ना, अनन्या ने मेरी गर्दन पर एक किस करते हुए कहा। हम फिशरमैन्स को पर जाकर रुके, जहां हमारी कैटरिंग मैनेजर से भेंट हुई। सिटी बैंक इवेंट के लिए हर चीज़ नियंत्रण में लग रही थी। हम रिजॉर्ट से चले आए और फिर ईसीआर पर निकल पड़े। 1 घंटे की सवारी के बाद हम महाबलीपुरम पहुंच चुके थे। यहाँ समुद्र के किनारे चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर थे। वाह, ये मंदिर तो अद्भुत हैं, मैंने कहा। हवा मेरे बालों को सहला रही थी। महाबलीपुरम में 1 घंटे और चलने के बाद ईसीआर खत्म हो गया। सड़कें अब सकरी हो गई थी। रास्ते में कई छोटे छोटे कस्बे पड़े, जिनके लंबे लंबे नाम थे और जो धान के खेतों से पटे पड़े थे। कुछ जगहों पर मुझे बैलगाड़ियों, गांव के स्कूली बच्चों और बकरियों के रेवड़ को निकल जाने के लिए रुकना भी पड़ा। हम दोपहर तक पांडिचेरी पहुँचे और उसे पहले पहल देखकर मुझे निराशा ही हुई। बस यही है पांडिचेरी? कस्बे के मेन चौक पर पहुंचकर मैंने कहा। पांडिचेरी भारत के किसी दूसरे कस्बे जैसा ही था, धूल और कोलाहल भरा हुआ, जिसकी उबड़ खाबड़ दीवारों पर कोका कोला के विज्ञापन पूते हुए थे। पांडिचेरी की खास जगहें भीतर हैं, फ्रेंच क्वार्टर और अरविंदो आश्रम, अनन्या ने मुझे बताया। मैंने एक अंधे मोड़ पर गाड़ी को संभालने की कोशिश की, जहां से हमारे साथ ही 50 दूसरे टू व्हीलर और 4 ट्रक भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मुझे फ्रेंच के नाम पर अंडरवियर का एक बिल बोर्ड ही नजर आया, जिसका ब्रांड फ्रेंच था। मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। कुड्डाल रोड पहुँचते ही अनन्या ने कहा। यहाँ HLL की एक फैक्ट्री थी। अनन्या की लंच मीटिंग लंबी खींचने वाली थी, जिसका मतलब यह था कि मुझे इस मालगुडी टाउन में 3 घंटे का समय काटना था। हमने तय किया कि हम 4 बजे कॉफ़ी के लिए लॉ ओरिएंट होटल में मिलेंगे। मैं फैक्ट्री कंपाउंड से बाहर निकला और साइन बोर्ड्स का पीछा करते हुए रियू ले दे मारीन स्थित अरविंदो आश्रम पहुंचा। आश्रम की बिल्डिंग समुद्र किनारे स्थित किसी खामोश हॉस्टल जैसी लग रही थी। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा। आश्रम की लॉबी में भारतीयों से ज़्यादा विदेशी थे। काउंटर पर साड़ी और मनकों की माला पहने एक वेस्टर्न महिला बैठी थी। उसकी उम्र कोई 40 साल लग रही होगी। आपको क्या काम है? उसने मुझसे पूछा। कुछ मेरे आश्रम में होने और कुछ उसके पूछने के तरीके से मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसके इस सवाल में कोई गहरा अर्थ है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नीली थीं, जिन्हें झुर्रियों ने घेर रखा था। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने स्वीकार किया। उसने मुझे आश्रम के ब्रोशर दिए। एक और व्यक्ति आया और उसने भोजन के लिए टिकट्स खरीदे। क्या यहाँ लंच मिल सकता है? मैंने पूछा। हाँ, आश्रम डाइनिंग हॉल में, उसने कहा और मुझे कूपन बुकलेट दिखाई। मैंने अपने लिए कूपन खरीद लिया। चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ, उसने मेरे साथ चलते हुए कहा। हम आश्रम से जुड़ी एक लेन पर साथ साथ चलते रहे। डाइनिंग हॉल आधा किलोमीटर दूर था। उसने मुझसे कहा कि उसका नाम डायना है और वह फिनलैंड से आई थी। वह पहले एक वकील हुआ करती थी, लेकिन अब उसे नोकिया के लिए पेटेंट सुरक्षित करने से अधिक संतोष आश्रम में वॉलंटियर के रूप में काम करके मिल रहा था। मैं सिटी बैंक में काम करता हूँ। मैं चाहता था कि मैं उसे बताऊँ कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अभी उसे इतनी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। क्या तुम कुछ खोज रहे हो या यहाँ केवल टूरिस्ट की तरह आ गए हो? उसने मुझे अपना कूपन थमाते हुए कहा। कुछ खोज रहा हूँ से मतलब क्या तुम कोई रास्ता खोजना चाहते हो या किसी खास सवाल का जवाब चाहते हो? सच कहूँ तो यहाँ मैं अपनी एक दोस्त के साथ आया था, जिससे यहाँ कुछ काम था। मैं बस एक दिन के लिए अपने दफ्तर से दूर रहना चाहता था। डायना हंस पड़ी। हम डाइनिंग हॉल पहुँचे और अपनी अपनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स उठा ली। फिर हम ईटिंग एरिया में घुसे, जहाँ सभी फर्श पर बैठे हुए थे। लंच सीधा सरल था, चावल, दाल और गाजर मटर की सब्जी। ओके, तो यदि मैं किसी जवाब की तलाश कर रहा होता तो वह मुझे कैसे मिलता? जवाब हमारे भीतर है। लोग कुछ हफ्तों तक आश्रम में रहते हैं, ध्यान मनन करते हैं, सत्संग में शामिल होते हैं और किसी गुरु से प्रश्न पूछते हैं। तुम्हारे पास कितना समय है? मुझे 2 घंटे बाद कॉफ़ी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है
और फिर चेन्नई लौट जाना है। डायना मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। जीवन के अबूझ सवालों का जवाब खोजने के लिए यह तो बहुत सख्त डेडलाइन है। शायद तब तो मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा। रुको, वहाँ उन सज्जन को देखो, उसने कहा, और हमसे 2 कतार आगे सफ़ेद चोगा पहने बैठे 70 साल के एक बूढ़े की ओर इशारा किया। वे हमारे गुरु हैं। शायद मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने कहा। क्यों नहीं? अगर वे व्यस्त हैं तो वह खुद ही ना कह देंगे। प्रणाम गुरुजी, डायना ने कहा और उनके पैर छुए। मैंने भी उसका अनुसरण करते हुए उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुजी, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है, डायना ने कहा और रुक गई। क्रिस। हाँ, और इसके पास केवल 2 घंटे का समय है, लेकिन यह किसी समस्या का हल पाना चाहता है, डायना ने कहा। केवल 2 ही घंटे क्यों? गुरुजी ने पूछा। उनकी आवाज़ शांत थी। इसे इसकी गर्लफ्रेंड से मिलना है, डायना ने रोमांच के साथ गर्लफ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो जाहिर है कि गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम से ज़्यादा ज़रूरी है, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्चुअली गर्लफ्रेंड ही तो प्रॉब्लम है, मैंने कहा। डायना ने मुझे हैरत भरी नज़रों से देखा। नहीं नहीं, वह नहीं, मेरा परिवार, उसका परिवार, मैंने कहा। इट्स ओके, मुझे पता है यह समस्या सुलझाने के लिए मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। इसे 15 मिनट के लिए मेरे घर पर भेजो, गुरुजी ने कहा और चले गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 2 स्टेट्स के 33वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास 2 स्टेट्स के 34वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। गुरुजी के घर में घुसने से पहले मैं घर के खुले दरवाजे के आसपास मंडराता रहा। भीतर आ जाओ क्रिस, गुरुजी ने कहा। मैंने सोचा कि पांडिचेरी के फ्रेंच कैफेज में भटकता रहूंगा, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी गुरु के घर पहुंच जाऊंगा। उनके इस छोटे से घर में न के बराबर फर्नीचर थे। शायद तुम्हें अजीब लगे कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में मुझसे मिलना लिखा था, गुरुजी ने कहा। क्या आप माइंड रीडिंग करते हैं? मैंने जानना चाहा। मैं लोगों को पढ़ता हूँ। तुम्हारी नर्वसनेस जाहिर है। बैठ जाओ, उन्होंने कहा और अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया। मैं फर्श पर आलथी पालथी बनाकर उनके सामने बैठ गया। तुम्हें किस बात की फिक्र सता रही है? मेरी गर्लफ्रेंड तमिल है और मैं पंजाबी हूँ। हमारे परिवार हमारी शादी के खिलाफ है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह बहुत कठिन है। अच्छा, गुरुजी ने कहा। अपनी आंखें बंद करो और जो तुम्हारे मन में आए वह कहो। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने कहा, और हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन यदि हमारी खुशी कई लोगों के लिए दुख का कारण बन जाए तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? मैं और कुछ देर तक इसी तरह बड़बड़ाता रहा। गुरुजी चुप्पी साधे रहे। चूँकि मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मुझे यह पता नहीं था कि वे यहाँ मौजूद हैं भी या नहीं। वही मेरा आने वाला कल है। मैं इतना कहकर चुप हो गया। बस इतना ही? आप यहाँ मौजूद हैं? मैंने आंखें खोले बिना पूछा। क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें केवल एक यही समस्या परेशान कर रही है? गुरुजी ने कहा। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे भीतर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं हैं। तुम अपना आने वाला कल बनाओ, इससे पहले तुम्हें अपने बीते हुए कल को दुरुस्त कर लेना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने अपनी आंख खोल दी। गुरुजी मेरे सामने थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, मैंने कहा और अपनी आंखें फिर बंद कर ली। तुम रात को क्यों जागते रहते हो? मैं चुप था। क्या तुम्हें सोने में लंबा समय लगता है? उन्होंने मुझे कुरेदते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा। ऐसा क्यों होता है? कई कारण हैं। काम है जो मुझे बहुत पसंद नहीं, अनन्या से अपने संबंधों की अनिश्चितता है, मेरे पिता हैं। पिता की वजह से क्या दिक्कत है? मामला जरा पेचीदा है, मैंने कहा, और उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पर बहुत भारी बोझ है ना? मैंने गहरी सांस भरी। बोझ को उतार दो, गुरुजी ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता। मैंने कभी इस बारे में किसी से बात तक नहीं की है। मैं सुन रहा हूँ, गुरुजी ने कहा। वे आगे झुके और मेरे माथे पर अपनी हथेली रख दी। मैंने एक नए किस्म का हल्कापन महसूस किया। मुझे लगा जैसे कि मैं एक नई दुनिया में चला गया हूँ, जैसे मेरी आत्मा को मेरी देह से नाता खत्म हो गया है। गुरुजी, मुझे वह सब बताने के लिए मजबूर मत करो,
मैंने लगभग मिन्नत मांगते हुए कहा। मैं वह सब फिर से याद करने के कारण होने वाली तकलीफ से बचना चाहता था। सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ, गुरुजी ने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 34वें भाग का वाचन। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 35वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। पिता आधी रात को घर आए थे। मैं घंटों से उनका इंतजार कर रहा था। मेरे पास समय नहीं था और मुझे उनसे उसी रात बात करनी थी। उन्होंने हाथ लहराकर खाना खाने से मना कर दिया और अपने जूते निकालने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। डैड, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा। मैंने शॉर्ट्स और एक सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट के कंधे पर एक छोटा सा छेद था। क्या है? वह मेरी ओर मुड़े। तुम घर में इसी तरह के कपड़े पहनते हो? ये मेरे नाइट क्लास हैं, मैंने कहा। तुम्हारे पास कोई और नाइट क्लास नहीं है? मैंने विषय बदल दिया। डैड, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। जाहिर है तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए बहुत सारा समय है, उन्होंने कहा। ऐसी बात नहीं है, वह बहुत अच्छी लड़की है, एक आईआईटी प्रोफेसर की बेटी। ओह, तो अब जाकर पता चला कि तुम आईआईटी में क्या कर रहे थे। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरे पास एक जॉब है, मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तुम करना चाहते थे, उन्होंने मेरी ओर देखे बिना कहा। लड़की के पिता उसे अपने साथ विदेश ले जा रहे हैं। वो किसी और से उसकी इंगेजमेंट कर देंगे। ओह, तो उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं है? नहीं। क्यों? मैं नज़र झुकाए खड़ा रहा। मेरी और मेरे दोस्तों की उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। किस तरह की प्रॉब्लम? डिसिप्लिनरी इश्यूज? हाँ, मैंने कहा। शॉकिंग। एक आर्मी अफसर के बेटे के साथ डिसिप्लिनरी इशू थे। मैंने जो भी नाम कमाया है तुमने मिट्टी में मिला दिया। वो सारे इशूज अब पुराने हो गए हैं। तो फिर उन्हें भला क्या समस्या है? तुम्हारी माँ इस बारे में जानती है? हाँ, मैंने कहा। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कविता, वे जोर से चिल्लाए। माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। आवाज़ सुनकर वे बाहर चली आईं। क्या हुआ? मुझे इस लड़की के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? कुछ हफ्तों पहले ही इसने बताया था, माँ ने कहा। और तुमने ये बात छुपाई? बीच, पापा ने कहा। माँ से इस तरह बात मत करिए, मैंने तपाक से कहा। मैं और बहुत कुछ कह जाता, लेकिन उस दिन मुझे उनकी ज़रूरत थी। माँ की आंसुओं में आंसू छलक आए। मामला बिगड़ता ही जा रहा था। डैड प्लीज, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यदि आप उसके पिता से मिलें तो वे मेरे बारे में फिर से विचार कर सकते हैं। मैं भला किसी से क्यों मिलूं? उन्होंने कहा। क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और उससे दूर नहीं होना चाहता। प्यार नहीं, तुम बहके हुए हो। रहने दो क्रिस, ये नहीं सुनेंगे। तुमने देखा ना कि ये मुझसे किस तरह बात करते हैं। तुम्हें पता नहीं है, जब तुम हॉस्टल में थे तो मैंने यहाँ कैसे दिन गुजारे हैं। मेरे पिता माँ की ओर बढ़े और उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने माँ को अपनी ओर खींच लिया। नहीं, ऐसा मत करना, मैंने कहा। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? उन्होंने मेरे गाल पर जोर से तमाचा जड़ा। मैं डाइनिंग रूम में चेयर पर बैठ गया। हमें छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ आए ही क्यों? माँ ने पिता से हाथ जोड़ते हुए कहा। हाथ मत जोड़ो माम, मैंने कहा। मेरा गला रूधा हुआ था और मैं अपने आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिता एक बार पहले मेरे आंसुओं को लिए मेरा मजाक उड़ा चुके थे। उनके मुताबिक केवल कमज़ोर लोग ही रोते हैं। जरा इसकी आवाज़ तो सुनो, लड़कियों की जैसी, पिता ने मेरा माखौल उड़ाते हुए कहा। फिर उन्होंने मुझे घृणा भरी नज़र से देखा और चेंज करने बाथरूम में चले गए। सो जाओ बेटा, माँ ने कहा। वे अगले हफ्ते उसे यहाँ भेज रहे हैं, मैंने कहा। तुमने भी अपने आप को किस लड़की के फेर में उलझा लिया? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? माँ ने कहा। मैं उससे कल ही शादी नहीं कर रहा हूँ माँ। वो पंजाबी है? माँ ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। क्या? उन्हें मेरी बात सुनकर इस तरह झटका लगा मानो मैंने कह दिया हो कि वह लड़की इंसान ही नहीं है। आप बस एक बार उसके पिता से मिल लीजिए प्लीज। पिता बाथरूम से निकले। उन्होंने मेरे अंतिम शब्द सुन लिए थे। तुम कहीं भी जाने की हिम्मत मत करना कविता, उन्होंने कहा। उनकी आंखों से अंगारे फूट रहे थे। मैंने उन्हें घूर कर देखा। अपने कमरे में जाओ, उन्होंने कहा। मैं अपने बिस्तर पर चला आया। मामा और पापा के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं सो नहीं पा रहा था। मैं उठा और उनके कमरे की तरफ चला गया। मैं कई बार इससे पहले भी उन्हें झगड़ते हुए सुन चुका था कि अब मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। फिर भी उस दिन मैं उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनके दरवाजे पर अपने कान लगा दिए।
वह बड़ा हो गया है, माँ ने कहा, लेकिन गलत वैल्यूज के साथ। वह लड़कियों के बारे में भी भला क्या जानता है। वह मेरा बेटा है, वह आईआईटी से है। मैं देखना सही वक्त आने पर मैं उसके लिए क्या करता हूँ। यही सच था। पापा के तमाम उसूलों के बावजूद मैं उनके लिए एक ट्रॉफी से बढ़कर कुछ नहीं था, जिसे वे बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वालों के हाथों बेच देना चाहते थे। उसकी गलत परवरिश के लिए तुम जिम्मेदार हो, वे माम पर चिल्लाए। मैंने एक गिलास के दीवार से टकराकर चूर हो जाने की आवाज़ सुनी। मेरा क्या कसूर? मैं तो इस लड़की के बारे में जानती तक नहीं थी। चट! पापा के तमाचों ने माँ को आगे बोलने न दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। मैंने देखा कि माँ अपने चेहरे को हाथों से ढाके हुए थी। कांच का एक टुकड़ा लग जाने के कारण उनकी बाह से खून निकल रहा था। पापा मेरी ओर मुड़े। तुम में कोई मैनर्स नहीं है क्या? तुम नॉक नहीं कर सकते थे? आप मुझे मैनर्स सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मैंने कहा। दफा हो जाओ यहाँ से, उन्होंने कहा। मैंने देखा कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे पिछले 25 सालों से यह सब बर्दाश्त करती आ रही थी, और मैं जानता था कि क्यों। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा कैसे किया। पापा ने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने बिना जाने बुझे उनकी कलाई कस कर पकड़ ली। ओह, तो अब तुम अपने बाप पर भी हाथ उठाना चाहते हो, उन्होंने कहा। मैंने उनकी बाह मरोड़ दी। उन्हें छोड़ दो, इससे वे बदल नहीं जाएंगे, माँ ने हाँफते हुए कहा। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया। मैं अपने पिता को घूर कर देख रहा था। फिर मैंने उन्हें एक तमाचा जड़ दिया। एक बार, फिर दूसरी बार। फिर मैंने अपनी उंगलियों को भींच कर मुक्के बनाया और उनके चेहरे पर जोर से एक पंच मार दिया। मेरे पिता शॉक्ड रह गए। वे जवाबी हमला भी न कर पाए। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक घर में उनका दबदबा रहा था, और हमें इस वजह से कई मुसीबतें उठानी पड़ी थी। आज बात केवल टूटे शीशे की नहीं थी। बात यह भी नहीं थी कि मैं जिस लड़की को प्यार करता था वह अब हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। यह 2 दशकों के बुरे बर्ताव की प्रतिक्रिया थी, या कम से कम मैं अपने बचाव में यही कह सकता हूँ, क्योंकि आप अपने पिता पर हाथ उठाने के लिए और कौन सी सफाई पेश कर सकते हैं। उस वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उनके सिर पर तब तक मुक्के जमाता रहा जब तक कि वे फर्श पर गिर न पड़े। मुझे याद नहीं आता इससे पहले मैं कब इतना हिंसक हो गया था। मैं मन लगाकर पढ़ाई करने वाला लड़का था, जो जीवन भर किताबों से चिपका रहा था। लेकिन आज शायद यह किस्मत की ही बात थी कि घर में कोई बंदूक नहीं थी। 5 मिनट बाद मेरा यह पागलपन खत्म हो गया। मेरे पिता ने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई। वे फर्श पर बैठे रहे और अपने उस बाँह को मसलते रहे जिसे मैंने मरोड़ दिया था। उन्होंने माँ को घुरते हुए देखा, मानो कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना। माँ बिस्तर पर बैठी थीं और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हम एक परिवार का हिस्सा थे, लेकिन वह परिवार बिखर रहा था। मैंने एक झाड़ू उठाई और कांच के टुकड़ों को एक अखबार में समेट लिया। मैंने अपने पिता की ओर देखा और कसम खाकर कहा कि आज के बाद मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मैंने कांच के टुकड़ों वाला अखबार उठाया और कमरे के बाहर चला आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 35वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 36वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। बस इतना ही गुरुजी, मैंने कहा। मेरे चेहरे पर बनी मूर्छा की लकीरें अब सूख चुकी थीं। मैंने इससे पहले कभी किसी के साथ इतना शेयर नहीं किया था। समुद्र में लहरों के थपेड़ों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। समुद्र की लहरें मेरे जेहन में मड़रा रहे विचारों की तरह ही थीं। अपनी आंखें खोल दो, गुरुजी ने कहा। मैंने धीमे धीमे अपनी पलकें उठाई। आओ, पीछे बालकनी है, हम वहाँ चलते हैं, गुरुजी ने कहा। मैं उनके पीछे पीछे चला आया। बालकनी घर के पिछले हिस्से में थी। सूर्य की तपिश के बावजूद समुद्री हवा ठंडक का एहसास दे रही थी। वहाँ 2 स्टूल रखे थे। मैं उनमें से एक पर बैठ गया। वे भीतर गए और 2 गिलास और एक किताब के साथ लौटे। यह नारियल पानी है और यह गीता है। तुम गीता के बारे में तो जानते हो ना? हाँ, मैंने कहा, थोड़ा बहुत। मैंने एक घूंट नारियल पानी पिया। क्या जानते हो? यही कि यह बहुत अद्भुत किताब है।
इसमें जीवन के बारे में सभी समझदारी भरी बातें समाई हुई हैं। कर्म किए जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। राइट? तुमने गीता को पढ़ा है? कुछ कुछ। अच्छी किताब है लेकिन जरा बोरिंग है। एक्चुअली नहीं, बोरिंग तो नहीं, लेकिन हर चीज पर गीता के उपदेशों को लागू करना जरा कठिन है। मैं तुम्हें केवल एक शब्द देता हूं जिसे तुम्हें अपने जीवन पर लागू करना होगा। क्या? क्षमा। मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता को माफ कर दूं? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। उन्होंने मेरी माँ का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुझे कभी बाप का प्यार नहीं दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम उन्हें क्षमा कर दो। क्यों? क्षमा कर देने से वह व्यक्ति अच्छा महसूस करे या न करे जिसे क्षमा किया गया है, लेकिन क्षमा करने वाला जरूर अच्छा महसूस करता है। मैं उनके शब्दों के बारे में सोचने लगा। अपनी आंखें फिर बंद करो, गुरुजी ने कहा। कल्पना करो कि तुम्हारे सिर पर पोटलियां रखी हुई हैं। ये पोटलियां गुस्से, दुख और हार की हैं। कैसा लग रहा है? बहुत भारी, मैंने कहा। अब एक एक कर उन्हें सिर से उतार दो। गुरुजी ने कहा, कल्पना करो कि तुम एक मोटा सा लबादा पहने हुए हो और उसके बोझ तले दबे जा रहे हो। दूसरों ने तुम्हें जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए उन्हें माफ कर दो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें आज जो बात परेशान कर रही है वह है तुम्हारी आज की चिंताएं, जो तुम्हारे सिर पर रखे इस भारी बोझ के कारण उपजी हैं। उसे उतार दो। गुरुजी की बातें अजीब थीं, लेकिन मैं मन ही मन उनके द्वारा बताई गई बातों का पालन करने से खुद को रोक न पाया। मुझे लगा जैसे मेरे सिर से कोई बोझ उतर गया हो और ईश्वर के सामने समर्पण कर दो। वे कहते रहे, तुम्हारी किसी चीज या किसी व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हारा अपनी जिंदगी पर नियंत्रण है? तुम्हारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे शरीर के भीतर यंग सही ढंग से अपना काम करते रहें, लेकिन तुम्हारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि तुम्हारे फेफड़े तुम्हारा साथ छोड़ दें, किडनी फेल हो जाए या तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर दे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम यहीं इसी वक्त नीचे गिर पड़ोगे और तुम्हारी जान चली जाएगी। ईश्वर ने तुम्हें जीवन का उपहार दिया है, इसे उन्हीं को समर्पित कर दो। उन्होंने मुझे अगले कुछ और मिनटों तक ध्यान की स्थिति में रखा। और अब तुम जहां चाहे वहां जा सकते हो, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आंखें खोली। दोपहर की तेज धूप गुरुजी के चेहरे पर चमक रही थी। वे भीतर गए और एक छोटा सा प्याला ले आए जिसमें जरा सी भस्म थी। उन्होंने अपनी तर्जनी उसमें डाली और मेरे माथे पर टीका लगा दिया। धन्यवाद, मैंने कहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीष दिया। तुम्हारा स्वागत है, उन्होंने कहा। मुझसे और किसी मदद की जरूरत है? हाँ, होटल ला ओरिएंट किस तरफ है? अच्छा, यह वाली मदद? गुरुजी ने हंसते हुए कहा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। मैं 4 बजे ला ओरिएंट पहुंचा। वहां पर अनन्या मेरा इंतजार कर रही थी। वह होटल एक हेरिटेज बिल्डिंग थी जिसका रिनोवेशन किया गया था। जब पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था, तब यह बिल्डिंग शिक्षा विभाग का दफ्तर हुआ करती थी। ला ओरिएंट के भीतरी खुले गन में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। हमने कॉफ़ी के साथ ही जिंजर केक की एक स्लाइड और कस्टर्ड सॉस ऑर्डर किया। यह जगह बहुत प्यारी है ना? अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने सिर हिला दिया। मैं अभी सोच में डूबा हुआ था। तो बताओ, तुमने क्या किया और तुमने अपने माथे पे टीका क्यों लगा रखा है? मैंने अपने पिता पर हाथ उठाया था। क्या? बहुत समय पहले। तुम्हें याद है ना, कैंपस में हर बार अपने पिता के बारे में बात करने से कतराता रहता था। हाँ, और इसलिए मैंने उसके बाद कभी तुम पर जोर नहीं डाला कि तुम मुझे अपने पिता के बारे में बताओ। उसने कहा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? मैंने उस रात की कहानी एक बार फिर दोहरा दी। वह हैरत से मेरा मुंह ताकती रह गई। ओह डियर,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स के बीच ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने ही तुम्हें कभी नहीं बताया। इट्स फाइन। तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा और मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। और मेरी एक गुरुजी से भेंट हुई है जिन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी। क्या? कौन से गुरुजी और कौन सी सलाह? अनन्या ने कहा। गुरुजी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है या हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जो हमें सही रास्ता बता देती है। फिर वह सलाह हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह बन जाती है। हो सकता है जो बात हमसे कही गई हो वह बिल्कुल कॉमन सेंस की हो, लेकिन वह हमें इतनी तीव्रता से बताई जाती है कि वह हमारे भीतर की किसी चीज से टकरा कर एक गूंज की तरह लौट आती है। वह कोई नई बात नहीं होती, लेकिन चूंकि वह हमसे जुड़ी हुई होती है इसलिए हमारे लिए वह बहुत मायने रखती है। मैंने ये सारी बातें कुछ इस इंटेंसिटी से कही कि अनन्या को चिंता होने लगी। तुम ठीक तो हो ना बेबी? मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था। मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे पास इतना समय था। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई लव यू। उसने मेरे चेहरे पर उड़ आई मेरे बालों की एक लट को सहलाते हुए कहा। आई लव यू टू, मैंने कहा और उसके हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। हमारा ऑर्डर आ गया। उसने केक को दो भागों में काटा और एक एक हिस्सा मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं अब बातचीत का विषय बदल देना चाहता था। उसने मेरे मन की बात समझ ली। तो मुझे इस सिंडिकेट इवेंट के बारे में बताओ। तुमने बताया था कि उसमें एक कंसर्ट होगा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन केवल रुगेट्स के लिए। मुझे आने की इजाज़त है? ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारी फैमिली के लिए पास का इंतजाम करवा दूंगा। कंसर्ट में कौन परफॉर्म कर रहा है? एसपी बाला सुब्रमण्यम, हरिहरन और... मैं रुक गया। वाह, ये तो बहुत बड़े नाम हैं। तीसरा कौन? एक नया सिंगर। कूल। आई एम श्योर माम और डैड को वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सिर हिला दिया। कॉफी की कुछ चुस्कियां लेने के बाद मैंने कहा, अनन्या, मैंने अपनी ओर से काफ़ी कोशिशें कर ली। अब मैं लौट जाना चाहता हूँ। मैंने उसे अपनी माँ से हुई बात के बारे में बताया जिसमें उन्होंने मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र करवा लेने को कहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने दूर से मेरे मुंह पर बन आई रेखाओं को पोंछते हुए कहा। मैं पूरी ज़िंदगी चेन्नई में काम नहीं कर सकता। मैं कुछ और हफ्ते इंतज़ार करूँगा और फिर तुम्हारे पेरेंट्स से कह दूंगा कि वह तुम्हारे लिए मेरे बारे में सोचना शुरू कर दें। और उन्होंने ना कह दिया तो? तब जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अब मैंने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। अंधेरा होने वाला था। मैं अंधेरा होने से पहले यहाँ से चल देना चाहता हूँ। मैंने अपना हेलमेट उठा लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 36वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में।